नमस्कार साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम नेशनल अचीवमेंट सर्वे एवं ओलंपियाड एग्जाम 2024 के लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार कक्षा 3 के लिए 10वें सप्ताह में विषय हिंदी, पर्यावरण और गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हल करेंगे। साथियों, 18 सप्ताह में आपके सभी विषयों के सभी टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। ये 18 सप्ताह के वीडियो यदि आप बच्चों को पूर्ण करवा देते हैं, कंप्लीट दिखा देते हैं, तो नेशनल अचीवमेंट सर्वे और ओलंपियाड परीक्षा का लगभग सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 10वें सप्ताह की हिंदी के लिए गद्यांश क्रमांक 409 जो कि एक तालिका के रूप में दिया गया है और गद्यांश क्रमांक 441 यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। पहले हम गद्यांश क्रमांक 409 को समझते हैं। यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, निम्नलिखित तालिका को देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। आपको सही विकल्प पर गोला लगाना है इस तालिका को देखकर, और गोला आपको OMR शीट के ऊपर लगाना है। अब यहाँ पर जो तालिका दी गई है इसे समझते हैं। यहाँ पर दिया गया है क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बच्चों को इसमें सम्मिलित किया गया है। छात्र का नाम यहाँ पर दिया गया है। सब्जेक्ट आपके दिए गए हैं हिंदी। ये अंग्रेजी में जो ग्रेड आई है इन बच्चों की वो दी गई है। यहाँ पर गणित की ग्रेड दी गई है और यहाँ पर पर्यावरण की ग्रेड दी गई है। रानी, कल्पना, रमेश, अली, कमलेश और रीटा ये बच्चों के नाम है। रानी को 3 विषयों में A ग्रेड आई है। रीटा को 4 विषयों में A ग्रेड आई है। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आपको दिखाई दे रहा है रीटा का है। रीटा को सभी चारों विषय में A ग्रेड प्राप्त हुई है और उसके बाद 3 विषयों में यहाँ पर रानी को भी A ग्रेड प्राप्त हुई है। चलिए, हमने यहाँ पर समझ लिया, टेबल देख ली। अब इसके आधार पर हम क्वेश्चनों के आंसर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है आपका यहाँ पर, किस विषय में छात्रों का परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा रहा? किस विषय के अंदर सबसे अधिक मार्क्स बच्चे लेकर आए? सबसे बेहतर ग्रेड किस विषय की रही यह आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका पर्यावरण है। इस पर्यावरण में देखते हैं A ग्रेड, A ग्रेड, A ग्रेड, A ग्रेड और एक और A ग्रेड। तो यहाँ मैंने रेड कलर से आपको A ग्रेड दिखाई है। तो सबसे ज़्यादा A ग्रेड यहाँ पर 5 A ग्रेड दिख रही है। ठीक है, 5 A ग्रेड लेकर आए हैं बच्चे। तो पर्यावरण विषय का रिजल्ट सबसे बेहतर रहा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर C आ जाएगा, पर्यावरण। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, कल्पना की तरह किस छात्र का ग्रेड हिंदी एवं अंग्रेजी विषय में समान है? कल्पना की तरह हिंदी और अंग्रेजी में समान ग्रेड किस बच्चे को और आए हैं यह हमें देखना है। तो कल्पना, ये बच्चा है कल्पना को हिंदी और अंग्रेजी की बात की जा रही, तो हिंदी में उसकी B ग्रेड है, अंग्रेजी में उसकी C ग्रेड है। तो इसी प्रकार से जो कमलेश है उसे हिंदी में B ग्रेड आई और अंग्रेजी में यहाँ पर C ग्रेड प्राप्त हुई। तो इसके जैसा हिंदी और अंग्रेजी में ग्रेड लाने वाला जो बच्चा है वह है कमलेश। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर B यहाँ पर सही हो जाएगा, वह बच्चा आपका कमलेश है। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 है, किन छात्रों ने 2 से अधिक विषयों में A ग्रेड प्राप्त किया है? कितने छात्रों ने, किन छात्रों ने 2 से अधिक विषयों में A ग्रेड प्राप्त किया है? उन छात्रों के नाम आपको यहाँ पर टेबल में देखना है।
तो आपका एक बच्चा तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है रीटा। रीटा ने सभी 4 विषयों में ए ग्रेड प्राप्त किया है। इसके बाद 4 से कम की बात करें तो 3, तो यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पर 3 ए ग्रेड है और यहाँ पर 4 ए ग्रेड है रीटा की। तो यहाँ पर अधिकतम ग्रेड रानी और रीटा ने प्राप्त किए हैं। इसके बाद इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी भी 2 है और कमलेश ने तो बिल्कुल भी ए ग्रेड प्राप्त नहीं किया है। तो अधिकतम यहाँ पर पूछा गया है तो किन 2 छात्रों ने, तो 2 के बारे में पूछा गया है। तो 2 कौन से हैं? रानी है एक तो और एक रीटा है। इन दोनों को, एक को 4 और एक को 3 विषयों में ए ग्रेड प्राप्त हुए हैं। चलिए, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो गया है। अब प्रश्न क्रमांक 4, अली और रमेश ने किन विषयों में समान ग्रेड प्राप्त किया है? किन किन की बात की जा रही है? अली और रमेश की। अली और रमेश ने किन 2 विषयों में या किन किन विषयों में समान ग्रेड प्राप्त किया है? तो हम देखते हैं पहले यहाँ पर अली को और रमेश को। तो ये आपके रमेश और ये आपके अली। तो इन दोनों ने किन किन विषयों में, तो एक विषय तो इनका है हिंदी जिसमें दोनों को ए ग्रेड प्राप्त हुआ है, और एक पर्यावरण विषय है जिसके अंदर भी दोनों ने ए ग्रेड प्राप्त किया है। तो ये दोनों उसके विषय हैं। कौन से? हिंदी और पर्यावरण, जिसमें रमेश और अली ने समान ग्रेड प्राप्त किया है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट अभी निकाल कर हम लाए थे। हिंदी और पर्यावरण दोनों ही विषयों में दोनों ने ए ग्रेड प्राप्त किए थे। चलिए, अब इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर हमारा 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, किन किन छात्रों का परीक्षा परिणाम अधिकांश विषयों में अच्छा रहा? अधिकतर विषयों में किन किन छात्रों का रिजल्ट जो है बेहतर रहा, हमें यह बताना है। हम अभी जस्ट देखकर आए थे कि आपके यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहले इन्हें समझ लीजिए। 2 बच्चों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, कुल मिलाकर आपको 2 बच्चों को ही देखना है। अब किन किन में, आप 3 भी समझ सकते हैं, 4 भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है वो 2 बच्चों के ही नाम के दिए गए हैं। तो हम 2 बच्चों को ही यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे बेहतर परिणाम वाले एक रीटा है और एक है आपका यहाँ पर रानी, जिनको 4 विषय और 3 विषयों में ए ग्रेड प्राप्त हुआ है। सबसे बेहतर परिणाम इन दोनों बच्चों का ही रहा है, रानी और रीटा। चलिए ऑप्शन देखते हैं कहाँ पर है। रीटा और रानी, ये 2 बच्चे हैं जिनका एग्जाम में रिजल्ट सबसे अच्छा रहा। अब इसके बाद हम चलते हैं गद्यांश क्रमांक 441 पर। गद्यांश क्रमांक 441, पहले इस प्रकार के गद्यांश को, इस प्रकार के अनुच्छेद को आपको बड़े ही ध्यान से पढ़ना होगा, फिर उसके बाद ही आप प्रॉपर आंसर दे पाएंगे। यहाँ पर इसे हम पहले पढ़ते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए लॉकडाउन के इन दिनों में हमें एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने की कड़ी हिदायत दी थी, क्योंकि इस लड़ाई में सबसे प्रभावी हथियार यही था। क्या हथियार था? कोरोना की लड़ाई में सबसे मजबूत वह था सामाजिक दूरी। बेशक यह पीड़ादायक था, बेशक इसके अंदर बहुत ही पीड़ा थी, क्योंकि हम एक दूसरों से नहीं मिल पा रहे थे, पर इससे दिलों की राहें भी ज़्यादा आसान हो गई थी। एक एहतियात के लिए अपनाई गई, यहाँ पर हमें सामाजिक दूरी बनाने के लिए कहा गया, यह एक एहतियाती कदम था। दूरी दरअसल हमें और करीब ला रही थी। यह सब आपसी दूरी कहीं ना कहीं हमें पास ला रही थी। इंसान परस्पर सहयोग से ही आगे बढ़ सकता है। तब यह साफ समझ में आ रहा था कि भारतीय समाज में घर परिवार का महत्व हमेशा से रहा है। लॉकडाउन के इन दिनों में हमने इसका महत्व अधिक समझा। हर आदमी उस समय घर के भीतर रहकर इस बदलाव की आहट महसूस कर रहा था। हमें यह चिंतन करने का अवसर भी मिला कि इंसान कुदरत के आगे कुछ भी नहीं है।
तो यह था आपका लंबा चौड़ा एक अनुच्छेद, एक गद्यांश। अब इस गद्यांश को हमने पढ़ा और इसके आधार पर हमें क्वेश्चनों के आंसर देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है कोविड-19, जिसका नाम है कोविड-19, जिसे आप कोरोना वायरस भी कहते हैं। तो कोविड-19 रोग क्या है? जंतु जनित है, पादप जनित है, संक्रामक रोग था या फिर आनुवांशिक रोग था? तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए। तो जो कोरोना वायरस था वह कैसा रोग था? यह संक्रमण रोग था, यह एक दूसरे से फैलने वाला रोग था। तो इस कारण से आपको ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2, भारतीय समाज में हमेशा ही किसका महत्व रहा है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। घर परिवार का महत्व भारतीय समाज में हमेशा से रहा है, या फिर भारतीय समाज में लड़ाई झगड़े का महत्व हमेशा से रहा है, या फिर अपने पराये का, या फिर घर बाहर का? तो हमारे समाज में घर परिवार का महत्व हमेशा से ही रहा है, जो कि यहाँ पर भी दिया गया है। भारतीय समाज में घर परिवार का महत्व हमेशा से ही रहा है। तो जो भी आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं वे सही जो ऑप्शन है, आपको उसमें से देखकर चूज करना है, अपने मन से कुछ भी नहीं आंसर देना है। अब प्रश्न क्रमांक 3, एक दूसरे की रक्षा और प्रगति किस बात पर निर्भर करती है? एक दूसरे की रक्षा और प्रगति किस बात पर निर्भर करती है? एक दूसरे से लड़कर आप एक दूसरे की रक्षा करेंगे या प्रगति करेंगे? एक दूसरे का साथ देकर ऐसा हो सकता है, या एक दूसरे से दूर रहकर, या एक दूसरे का विरोध करके? तो बड़ा ही क्लियर यहाँ पर बात समझ में आती है कि एक दूसरे का साथ देकर ही आप एक दूसरे की रक्षा कर सकते हैं, एक दूसरे की प्रगति कर सकते हैं। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4, कोरोना से लड़ाई का सबसे प्रभावी हथियार कौन सा था? सबसे ज्यादा जो कोरोना के बचाव में उपयोगी था वह क्या कार्य था? आपको यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है कि एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने की कड़ी हिदायत दी गई थी लॉकडाउन के समय में। लॉकडाउन कब लगा था? कोरोना वायरस के संक्रमण के समय लॉकडाउन लगा था और कहा गया था कि एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए, डिस्टेंस बनाए और बात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत डिस्टेंस की आवश्यकता थी। तो इस लड़ाई में यह सबसे प्रभावी हथियार था। क्या था? सामाजिक दूरी बनाए रखने का। सामाजिक दूरी से अर्थ है कि एक दूसरे से 2 गज की दूरी, यह कहा गया था, स्लोगन भी दिया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5, लॉकडाउन शब्द सोर्स की दृष्टि से किस प्रकार का शब्द है? स्रोत की दृष्टि से किस प्रकार का शब्द है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या यह तत्सम है, तद्भव है, विदेशी है या देशज है? तो यह मेरे ख्याल से देशी ना होते हुए यह विदेशी शब्द है, लॉकडाउन। अब आप और अपने टीचर से कंसल्ट करना, गूगल सर्च करना, आप देखना है कि लॉकडाउन जो शब्द है वह कैसा शब्द है। चलिए इसके बाद आपका यहाँ पर हिंदी समाप्त होता है और हम स्टार्ट करते हैं पर्यावरण। 10वें सप्ताह के पर्यावरण में प्रश्न क्रमांक 44 से स्टार्ट किया गया है। प्रश्न क्रमांक 44 है, सूर्य प्रातः काल किस दिशा से उदय होता है? सूर्य जब उदय होता है तब कौन सी दिशा से उदय होता है, आपको यहाँ पर बताना है। तो 4 दिशाओं के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो आप सभी जानते हैं कि सूर्य जो है पूर्व से उदय होता है। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 53,
प्रश्न क्रमांक 53 है और यह क्वेश्चन आपका एक आईएमपी क्वेश्चन है और हो सकता है कि 2024 के नेस या ओलंपियाड एग्जाम में आपसे यह पूछा भी जाए। ऊंट के शरीर का वह भाग जो लंबे समय तक भोजन उपलब्ध ना होने पर सिकुड़ जाता है, ऊंट के शरीर का वह भाग कौन सा है कि यदि ऊंट को लंबे समय तक पानी ना मिले तो भोजन ना मिले तो वह सिकुड़ जाता है। कुबड़, गर्दन, लंबी फलके या मोटी जीभ। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ऊंट की जो कुबड़ होती है वह लंबे समय तक उसे भोजन ना मिले तो सिकुड़ जाता है। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 135। प्रश्न क्रमांक 135 में आपको सही जोड़ी चुनना है। चाक डस्टर का संबंध क्या डॉक्टर से है? तो यह जोड़ी तो बिल्कुल गलत है। इसका संबंध चाक डस्टर का शिक्षक से होता है, डॉक्टर से नहीं होता है। इसके बाद बी ऑप्शन यहां पर दिया गया है कि पोस्ट बॉक्स का संबंध डाकिये से होता है। तो बिल्कुल यहां पर सही है। जो पोस्ट ऑफिस होता है उसके अंदर पोस्ट बॉक्स होता है और उसका संबंध डाकिये से होता है। इस पोस्ट बॉक्स में डाली गई चिट्ठियों को डाकिया ही वितरित करता है। दवाओं का संबंध क्या पुलिस से है? तो यह भी गलत है। दवाओं का संबंध होता है डॉक्टर से। बस का संबंध क्या मोची से होता है? तो यह भी गलत है। तो ऑप्शन बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 141 जो कि यहीं पर दिया गया है। आपके लिए बर्फीले क्षेत्र में मकान बनाना है। ठीक है, आप अपने लिए बर्फीले क्षेत्र में मकान बनाना चाहते हैं। आप दिए गए मकानों के पैटर्न, आपको यहाँ पर 4 पैटर्न दिए गए मकानों के। किस प्रकार के मकान को आप बनाएंगे, कौन से पैटर्न का चुनाव आप करेंगे? आपके क्वेश्चन का जो कीवर्ड है वह है बर्फीले क्षेत्रों में आपको मकान बनाना है। बर्फीले क्षेत्रों से अर्थ है कि जहां पर वर्ष के कम 12 महीने में से 10 महीने 11 महीने इस प्रकार से आसमानी बर्फ गिरती रहती है। तो ऐसे क्षेत्रों में आपको मकान बनाना है। तो आपको अपना विवेक पूरी तरह से यहाँ पर उपयोग करना होगा कि यहाँ पर बर्फ गिर रही है, उस स्थिति में मकान कैसा होना चाहिए। एक की छत ऐसे बनी हुई है, ठीक है। एक की छत यहाँ पर घास फूस की बनी हुई है और गोल बनी हुई है। और यहाँ पर आपके जो मकान हैं इस समय जो चल रहे हैं, आप जिसमें रहते हैं वो इस प्रकार के डिजाइन के मकान हैं और ये एक प्रकार की बड़ी बिल्डिंग है। तो हमें बचना है बर्फ से। तो बर्फ मान लीजिए इस प्रकार के मकान का हम चयन करते हैं तो यहाँ पर बर्फ गिर जाएगी। बर्फ गिरने के बाद यह बर्फ क्या होगी, इस तरफ से नीचे की तरफ आ जाएगी और यदि थोड़ी सी धूप निकली तो यह पिघलकर पानी के रूप में भी नीचे आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर छत खराब नहीं होगा। तो आप बर्फीले क्षेत्रों में इस प्रकार का यदि मकान बनाएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। अब ये इस पे बात कर लेते हैं कि इस प्रकार का यदि मकान बना लिया, ये तो घास फूस वाले हैं तो पानी लगने के कारण घास फूस सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। तो ये पैटर्न तो गलत है। ये वाले पैटर्न में यहाँ पर छत के ऊपर काफी सारा बर्फ इकट्ठा हो जाएगा, एक ट्राली बर्फ इकट्ठा हो जाएगा, फिर क्या होगा तो फिर वहां पर पानी जमा हो जाएगा, छत खराब होगी। तो यह पैटर्न भी गलत है और यह भी गलत है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 142। प्रश्न क्रमांक 142 है, आपके स्कूल जाने के रास्ते में एक सार्वजनिक नल है, उससे दिन भर पानी बहता रहता है, उसे देखकर आप क्या करेंगे? आप स्कूल जाते हैं, वहां पर रास्ते में एक सार्वजनिक से अर्थ है कि आपके नगर परिषद का या फिर आपके नगर निगम का वह नल है, उससे दिन भर पानी बहता रहता है, आप उसे देखते हैं। तो आपका काम वहां पर क्या दायित्व बनता है? उसे देखने के बाद आप क्या करेंगे? नल को बंद करके टोंटी खरीदने बाजार जाएंगे, ठीक है, या फिर ग्राम पंचायत में सूचना देकर टोंटी लगाने को कहेंगे, या देखकर आगे बढ़ जाएंगे, हम कोई रिएक्शन नहीं करेंगे, या फिर अपने साथी का इंतजार करेंगे। तो आपके हिसाब से क्या बेहतर होगा? हम बिल्कुल जो बेहतर ऑप्शन है उस पर बात करेंगे। ग्राम पंचायत में सूचना देकर टोंटी लगाने को कहेंगे, चूंकि यह जो नल है
वह किसका है? सार्वजनिक नल है, सभी का नल है। तो आप नल को बंद करने, टोटी खरीदने बाजार जाएंगे तो नल को बंद करने, टोटी खरीदने बाजार, तो ये दो अलग अलग बातें हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह है ग्राम पंचायत में आप इसकी सूचना देंगे, क्योंकि ये जो नल है यह ग्राम पंचायत का नल है। ठीक है, यहाँ पर यदि नगर निगम लिखा होता कहीं पर तो हम नगर निगम को भी सूचना दे सकते थे, और इसके बाद टोटी लगाने को कहेंगे ताकि यह नल से पानी दिन भर नहीं बहे। ओके, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 146, यह भी यहीं पर दिया गया है। प्रश्न क्रमांक आपका 146 यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर राजू है, राजू के माता पिता हैं और माँ के जो पापा मम्मी होते हैं वे उनके नाना नानी होते हैं, किसके? राजू के। और यहाँ पर राजू के जो पिता हैं उनके माता पिता उनके दादा और दादी कहलाते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा मान लीजिए दादी। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन है? राजू के पालकगण में उसके माँ पापा है, उसके माता पिता के पालकों में उसके पिता की माँ नहीं है। ठीक है, उसके पिता की माँ नहीं है। आप बता सकते हैं कि उसके पिता जो राजू है उसके पापा के मम्मी को आप क्या कहेंगे? मान लीजिए आपका नाम राजू है, आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी के जो पिताजी हैं उनको तो आप दादा कहेंगे, और उनकी मम्मी को आप क्या कहेंगे? तो उनकी मम्मी को आप कहेंगे दादी। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 147 इस प्रकार से बना हुआ है क्वेश्चन, इसी पैटर्न पर है और यह एक आईएमपी क्वेश्चन भी है। नीचे सविता के परिवार का वंश वृक्ष दिया गया है। किसके परिवार का? सविता के परिवार का। इस सविता के परिवार का, इसके आधार पर प्रश्न का उत्तर आपको देना है। सविता, सुनीता बहन, राम भाई और इनके माता पिता कौन है? विमला माता है और दीनानाथ इसके पिता है। ठीक समझ लिया आपने। चलिए अब इसके आधार पर हम क्वेश्चनों का आंसर देखते हैं। राम की शादी हुई, किसके शादी हुई? राम की शादी हुई। उसकी पत्नी का सविता से क्या संबंध है? अब यहाँ पर जो राम है, ये राम क्या है? सविता का भाई है। अब इसकी शादी हुई तो यहाँ पर जो पर्सन आएगा राम के साथ शादी करने के बाद, उसका सविता से क्या संबंध होगा आपको बताना है। तो सविता का भाई राम है और राम की जो पत्नी होगी वह सविता की भाभी कहलाएगी। तो यहाँ पर आपको बताना है सही आंसर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, भाभी होगी। अब इसके बाद आपका यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 148, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको यहाँ पर एक चित्र दिया गया, इस चित्र को ध्यान से देखना है और सही विकल्प का चयन करना होगा। चलिए सही विकल्प का चयन करेंगे। पहले हम इसे पढ़ते तो हैं, समझते तो हैं। यहाँ पर पुस्तक, राधिका, टेबल, कुर्सी और पेड़ इस प्रकार से दिया गया है। अब चलिए इसके आधार पर देखते हैं। राधिका के दाएं किधर होता है और बाएं किधर होता है, ये समझ लीजिए। इंग्लिश में कहें तो लेफ्ट और राइट। लेफ्ट को ही आप बायां बोलते हैं और राइट को आप दायां बोलते हैं। इस प्रकार से कोई व्यक्ति है, ठीक है, इस प्रकार से कोई व्यक्ति है और उसका ये वाला जो हैंड है वह राइट हैंड है और ये वाला जो हैंड है वह लेफ्ट हैंड है। तो आप यदि अपनी कक्षा के बोर्ड की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं, उस स्थिति में बता रहा हूं कि आप अपनी कक्षा के बोर्ड की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं, उस स्थिति में आपका ये वाला जो हाथ है वो राइट है और ये वाला आपका लेफ्ट हैंड है। तो जिस हैंड से आप खाना खाते हैं वह आपका सीधा हाथ होता है, दायां हाथ होता है और उल्टा उसका विपरीत हाथ होता है। चलिए यहाँ पर और क्लियर हो जाएगा। राधिका के दाएं तरफ कुर्सी है, तो राधिका के दाएं तरफ, दायां किधर है? इस तरफ कुर्सी है, तो यह बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। अब राधिका के बाएं तरफ टेबल है, तो राधिका के नीचे की तरफ टेबल है, बाएं तरफ तो उस
पेड़ है, तो यह गलत लिखा हुआ है। राधिका के दाएं तरफ पेड़ है, तो क्या दाएं तरफ पेड़ है? नहीं, बाएं तरफ पेड़ है, तो यह भी गलत लिखा हुआ है। फिर है राधिका के बाएं तरफ पुस्तक है, तो बाएं तरफ पुस्तक थोड़ी है, ऊपर की तरफ पुस्तक है, तो ये ऊपर, ये नीचे, इस तरफ का एरो आपका दायां है और इस तरफ का एरो आपका बायां है। ठीक है, तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? ए वाला, कि राधिका के दाएं तरफ कुर्सी है, तो राधिका के ये इस तरफ चलेंगे तो आपको यहाँ पर कुर्सी दिखाई देगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा और यह बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 149, प्रश्न क्रमांक 149 है। अजय अपने पापा के साथ गाड़ी पर सफर कर रहा है। अजय कहाँ पर सफर कर रहा है? गाड़ी पर सफर कर रहा है। रास्ते में उसे नीचे दिया गया चिन्ह दिखाई देता है। इस प्रकार का एक चिन्ह वह देखता है। कौन? अजय, जबकि वह अपने पापा के साथ गाड़ी पर सफर कर रहा है। वह अपने पापा को आगे अस्पताल होने की जानकारी देता है। इस चिन्ह को देखकर जो अजय है वह क्या अंदाजा लगाता है, क्या पता लगाता है, क्या इंफॉर्मेशन वह लेता है इस चित्र से? अस्पताल होने की जानकारी, पोस्ट ऑफिस होने की जानकारी, या फिर स्कूल होने की जानकारी, या फिर पुलिस स्टेशन होने की जानकारी। तो यहाँ पर स्कूल का बोर्ड लगा हुआ है। यह मैसेज जो है वह स्कूल के बच्चों का है। यहाँ पर एक बच्चा दिया गया है और उसके पीछे की तरफ यहाँ पर एक बैग टंगा हुआ है। तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर स्कूल है। तो अजय अपने पापा को बताएगा कि यहाँ पर स्कूल है। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 150, दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र को आपको ध्यान से देखना है। मान लीजिए आप सड़क पर चल रही गाड़ी में सफर कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? सड़क पर जो गाड़ी, यहाँ पर आपको एक गाड़ी दिखाई दे रही है, इस पर आप सफर कर रहे हैं। आपको इंदौर शहर जाना है। इंदौर कहाँ पर है? इस तरफ है ये इंदौर। ठीक है, तिराहा आने पर आपकी गाड़ी किस तरफ मुड़ेगी? फिर से ध्यान से समझिए। चित्र दिया गया है, आप सड़क पर चल रही गाड़ी में सफर कर रहे हैं। गाड़ी कहाँ है? गाड़ी इस तरफ से आ रही है। ये आपका तिराहा है। तिराहा से अर्थ है कि एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर और एक रास्ता इधर जा रहा है। आपको इंदौर शहर जाना है। तिराहा आने पर आप अपनी गाड़ी से किस तरफ मुड़ेंगे? दाएं मुड़ेंगे। तो आपको अभी जस्ट मैंने बताया था, ये आपकी दाईं दिशा होती है। यहाँ से इस तरफ आपकी बाईं दिशा होती है। ये दायां, ये राइट को दायां बोलते हैं और लेफ्ट को बायां बोलते हैं। ठीक है, ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है, तो ये दायां है, ये बायां है। आप किस तरफ मुड़ेंगे? या तो यहाँ से आप गए, सीधे इस तरफ गए और यहाँ आने के बाद आप इस तरफ मुड़ जाएंगे तो आपका यहाँ पर इंदौर शहर आ जाएगा। तो आपको मुड़ना होगा इस तिराहे से। तिराहे से अर्थ है कि जहाँ पर तीन राह हो, तीन रास्ते हो। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आप जाएंगे और इस तरफ से मुड़ जाएंगे तो आपका इंदौर शहर आ जाएगा। इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को ध्यान से कंप्लीट करना होता है। अब यहाँ पर हम आज का वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो गई है, इस कारण से इसे यहीं पर हम समाप्त करते हैं। और गणित का जो पार्ट है 10वें सप्ताह का, वो मैं अलग से आपको दूंगा और वह आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को भी मिल जाएगा, या फिर आप उसे प्ले लिस्ट से भी वॉच कर सकते हैं। तो आई होप कि इतना आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों से भरा हुआ वीडियो बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, आपने एक बार भी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिए, उसे ऑन कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन कंप्लीट मिल सके। और बच्चों और साथियों, यदि आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो आपको दोबारा सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। कक्षा 6 के नेशनल अचीवमेंट सर्वे और कक्षा 3 के नेशनल अचीवमेंट सर्वे और ओलंपियाड के समस्त वीडियो देखने के लिए नीचे प्लेलिस्ट
की लिंक आपको दी गई है, वहां से आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।